साथियों, आज बात करेंगे म्यांमार की, हमारे पड़ोसी मुल्क जिसका पुराना नाम बर्मा था। तकरीबन 5.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में मिलिट्री रूल छाया रहा। 1948 के स्वतंत्रता के बाद से और आज तक अधिकांश समय इसका मिलिट्री रूल में ही रहा। खासकर 1962 से लेकर 2011 तक। ऐसा नहीं कि जन प्रतिरोध ना हुआ, काफ़ी ज़बरदस्त हुआ और वहाँ पे हर तबके के लोगों ने इस जन प्रतिरोध में हिस्सा लिया। 2007 का जन प्रतिरोध काफ़ी फेमस था। सेफ्रन मूवमेंट के नाम से कहते हैं, भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है। और उसके बाद से अभी का जन प्रतिरोध जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ, बहुत ज़बरदस्त है, उसकी चर्चा हर जगह है। आइए इसके पहले हम आपको एक बात बताएं कि यूएनओ ने एक रिजोल्यूशन पास किया 18 जून को, और इस रिजोल्यूशन में कई बातें उसने कही जो बहुमत से पारित हुआ। 119 इसके पक्ष में थे, एक विपक्ष में गया बेलारूस, क्यों पता नहीं, और 36 लोग इससे अलग रहे। उन्होंने ना हाँ में मत दिया ना में मत दिया। उनमें से मुख्यतः वो तकरीबन सारे देश हैं जो इसके पड़ोसी हैं: चीन, लाओस, नेपाल, थाईलैंड, भारत, रशिया भी तटस्थ रहा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत के साथ साथ चीन और रशिया एक मत होकर इन लोगों ने इस मतदान के ना पक्ष में ना विपक्ष में वोट दिया। इन्होंने एब्सटेन किया। कारण इन्होंने बताया कि यह एशियान का हिस्सा था, एशियान को इसकी पहल करनी चाहिए थी, जो कर भी रहा था और डिप्लोमेटिक तरीके से मसले को हल करना चाह रहा था। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिस्सा भारत, चीन और जिन अब बाकी देशों का मैंने नाम लिया वो सारे तो है ही हैं। और इनका तरीका था कि हम शांतिपूर्वक उसका समाधान चाहते हैं, जिसके पक्षधर में भारत भी था, लेकिन ना हो सका। और भारत का यह भी कहना है कि यूएनओ का रेजोल्यूशन बहुत जल्दी मिलाया गया है, हमसे विचार नहीं लिया गया है। यानी ऐसा लगता है कि एशिया के इस हिस्से का जो भी हल होना था वह यहां से निकल के यूएनओ के उन लोगों के हाथ में चला गया जो एशिया के नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का मुख्य रूप से हाथ उसमें था। किसी भी रिजोल्यूशन में जैसे इन्होंने कहा कि हमें ग्रेव कंसर्न है जो म्यांमार में हो रहा है, उन्होंने मांग की कि जो भी नेता सू क्या को मिलाते हुए और सू की को लेते हुए और बाकी सब जितने भी विपक्ष के नेता और जो आंदोलन कर रहे थे उनको तुरंत रिहा किया जाए। और इन्होंने विश्व के बाकी देशों से मांग की है कि जो हथियार वो म्यांमार को बेचते हैं उसको बंद करें। इन्होंने कोई उसका रुकावट नहीं पैदा की है, नियम नहीं बनाया है, कानून रिजोल्यूशन में ये नहीं कहा कि तुम मत बेचो। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया है। क्यों ऐसा किया है वो बाद की बात है। उनमें उन जो एशियान की मांग थी तकरीबन वही सब थी। कुछ अलग से यह था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस तुरंत लागू करें, वहां वायलेंस खत्म करें जो यूएनओ के रिजोल्यूशन में भी है, सिविलियन गवर्नमेंट को अपहोल्ड करें। सिविलियन गवर्नमेंट के साथ साथ उन्होंने भी कहा कि जो वहां अल्पसंख्यकों पे जो प्रहार हो रहा था, अत्याचार होता, उसे खत्म करें, जिसमें रोहिंग्या का मुख्य रूप से नाम है। अब सिविलियन गवर्नमेंट की 2 लाइन में चर्चा। सू की सरकार और वहां लड़ने के लिए, मिलिट्री शासन के लड़ने के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। और जब इनकी सत्ता आई तो उसी मिलिट्री की मदद से इन लोगों ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि ये विदेशी हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये हमारे देश छोड़े। और उन्होंने एन मास जेनोसाइड किया, उनके घरों में आग लगा दी, उनकी हत्याएं की, उनके औरतों के साथ बलात्कार किया। यह रिकॉर्डेड है, यह पूरे विश्व को मालूम है।
और लाखों लाख की संख्या में वहाँ के रोहिंग्या भागे। और बांग्लादेश को धन्यवाद और कि उन्होंने इनको रखा और इनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की, हालांकि बर्मा ने एक ना सुनी। और इस सरकार को मिलिट्री को मौका चाहिए था, बहुत दिनों से सत्ता में रहने की उसे आदत लग पड़ी थी, अब वो इज्जत नहीं मिल रही थी, वह ऐशो आराम नहीं था। उसने यह करके सत्ता में लिया कि इस बार के चुनाव में काफ़ी भारी मात्रा में धांधली हुई है और इसलिए उसे अपदस्थ कर दिया। और अभी के आंदोलन में वहाँ सारे शिक्षक, छात्र, युवक, मजदूर और यहाँ तक कि अब अल्पसंख्यक भी आ गए और भारी मात्रा में सरकारी जो कर्मचारी वो भी आ गए हैं, मिलिट्री के भी कुछ लोग आ गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि मिलिट्री के जवान जो कि इन्हीं तबके से जाते उन्हें विद्रोह कर देना चाहिए था। कुछ ने करने की कोशिश की लेकिन एन मास नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यही है कि म्यांमार में कोई भी ऐसी क्रांतिकारी पार्टी नहीं है जिसने धरातल पर वो काम की हो ताकि इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद से एक पीपुल्स डेमोक्रेसी लाया जा सके, जनता की सरकार बनाया जा सके, मजदूरों के हक में सरकार बनाया जा सके, उनकी सत्ता को स्थापित किया जा सके। यह नहीं हो पाया। खैर जो भी हो साथियों, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि एशियान पहल करती है कि यूएनओ पहल करता है। महत्वपूर्ण यही है कि वहां पे मिलिट्री सत्ता को खत्म की जाए। और जैसे भी आर्म स्ट्रगल भी चल पड़ा है, 27 मार्च को मिलिट्री ने वहां पे भारी मात्रा में नरसंहार किया, 100 से अधिक अपने ही लोगों को मार दिया। और चलते चलते ये बताऊं कि नोबेल पीस प्राइज की विजेता सू की, जो कि पूरे विश्व की लाडली थी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी उन पर केस किया था कि आपने ऐसा क्यों किया। जो भी हो, और दूसरी बात यह भी है कि जब यूनाइटेड नेशन में जब यह मसला गया, वहाँ के सिक्योरिटी काउंसिल में गया और उन लोगों ने इस मिलिट्री कू को जब कहा कि यह गड़बड़ है और इसकी निंदा करनी चाहिए, तो चाइना ने वहाँ वीटो लागू से रोक दिया। कौन किसके साथ है, कहाँ है, कहना मुश्किल है। एक तरफ अन्याय है तो दूसरी तरफ न्याय हो, ऐसी बात नहीं है। अन्याय का विरोध न्याय हो जरूरी नहीं, अन्याय का विरोध अन्याय भी होता है। अमेरिका में बदले राष्ट्रपति की मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं। इजराइल में नेतन्याहू को हटाकर जो नए प्रधानमंत्री बने बेनेट, उनके भी आए महीना भर में नहीं हुआ और 2 बार उन्होंने गाजा स्ट्रिप पे उन्हीं की मिलिट्री ने उनसे आदेश लेकर किया होगा, आक्रमण किया, रॉकेट छोड़े, रॉकेट दागे। विकट परिस्थिति है साथियों, हमारे देश में तो और भी ज्यादा है। सोचे समझे साथियों। अगले वीडियो का इंतजार करें, जरूरत हो तो कमेंट जरूर डालें। धन्यवाद।